बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग छिड़ चुकी है, कहने को तो ये दो मुल्कों के दरमियान जंग है, लेकिन इसके असरात आने वाले दिनों में पूरी दुनिया पर पड़ने वाले हैं। ये जंग पूरी दुनिया और ख़ासतौर जनूबी एशिया को कैसे मुतासर कर सकती है, हमारे लिए कैसे ख़तरनाक साबित हो सकती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लें, ये बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलें। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी है जंग 1940 के बाद यूरोप की अब तक सबसे बड़ी जंग है, जो यूरोप के लिए गले की हड्डी बन गई है, जो ना तो उगली जा सकती है ना निगली। सबसे पहले तो ये समझ लें कि रशिया को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है, और दूसरी बात यह कि रशिया कभी भी नेटो की तोसी और यूक्रेन की नेटो में शमूलियत पर राज़ी नहीं होगा। लेकिन इस जंग का पूरी दुनिया पर और ख़ासतौर जनूबी एशिया पर आने वाले दौर में क्या असर होगा, ये एक अहम सवाल है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग शुरू होने के कई दिन हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के सदर की जानिब से अमेरिका समेत नेटो ममालिक कई बार अपील करने और गैरत दिलाने पर कोई भी मुल्क यूक्रेन के साथ तो नहीं खड़ा हुआ। अलबत्ता अमेरिका ने अपना रवायती तरीका इख्तियार करते हुए रशिया पर मुआशी पाबंदियाँ ज़रूर आयद कर दी। साथ ही कई यूरोपियन और नेटो कंट्रीज़ ने मिलकर यूक्रेन को फौजी इमदाद भेजना शुरू कर दी है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, कनाडा, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, पोर्चुगल, रोमेनिया, स्पेन, नीदरलैंड्स, बरतानिया वो ममालिक हैं जो यूक्रेन को फौजी इमदाद भेज रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जनरल असम्बली का हंगामी इजलास बुलवा के करारदाद भी पास करवा ली है। सलामती काउंसिल के 15 में से 11 अरकान ने जनरल असम्बली के हंगामी इजलास बुलाने के हक़ में वोट दिया, जबकि चाइना, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात गैर जानब रहे और रशिया ने इस करारदाद को वीटो किया। अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर मज़ीद पाबंदियाँ करते हुए रशियन बैंक से पाबंदी लगा दी है। तो यूरोपीय फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर भी मुकम्मल पाबंदी, लेकिन चाइना ने रशिया के साथ तजारती ताल्लुकात कायम रखने का ऐलान किया। चाइना ने अमेरिका और नेटो ममालिक की तरफ से रशिया पर मुआशी पाबंदियों की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ पेश किया कि रशिया पर मुआशी पाबंदियों की वजह से मुआशी मसाइल जन्म लेंगे और दुनिया का मुआशी नुकसान होगा। मौजूदा आलमी मुआशी निज़ाम अमेरिका की मुट्ठी में, अमेरिकन डॉलर को बैन अवी करेंसी की हैसियत हासिल है, और अब अगर रशिया और यूक्रेन की जंग तवील होती है तो रशिया मुआशी पाबंदियों का असर रूस के साथ साथ बाकी दुनिया भी पड़ेगा, लेकिन अमेरिकन डॉलर पर भी पड़ सकता है। ऐसी सूरत हाल में रशिया के हवाले से ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर ज़रूर इसका हल निकालने की कोशिश करे। और चाइना, जो कि रूस का साथी और अमेरिका के एक हलीफ, एक नई सुपर पावर के तौर पर सामने आ रहा है, वो रशिया का साथ दे रहा है। वैसे भी रशिया और चाइना के दरमियान 2019 में ही बाहमी तिजारत अपनी करेंसी में करने का मुआहदा तय पा चुका था। तो अब जब रशिया यूक्रेन तनाज़ी की वजह से आलमी मंडियों में मादनी तेल समेत अशियाए खुर्दनोश की कीमतें उसमें अभी से बढ़ गई और आने वाले दिनों में मज़ीद इन्फ्लेशन होगी, बढ़ेंगी, तो रशिया अपनी मुआशी हैसियत को बचाने के लिए चाइना के साथ साथ दीगर कुछ ममालिक को अपनी करेंसी इस्तेमाल करने के लिए तजारती मुआहदों में शामिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। और कई ममालिक जो कि अमेरिका और यूरोप के मुआशी, अस्करी और खारजा पॉलिसी से तंग हैं, वो लाजमन रशिया और चाइना के ग्रुप में शामिल हो जाएंगे और दुनिया वाज़ेह तौर पर दो अस्करी और मुआशी ब्लॉक्स में पट जाएगी। कुछ निशानियाँ आ रही हैं इसकी। इस हवाले से दूसरा सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर इस जंग के बाद रशिया यूक्रेन पर तसल्लुत कर लेता है तो फिर कई पुराने तनाज़ात दोबारा ताज़े हो जाएंगे, जिनमें ताइवान, फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला है। यूक्रेन के बाद अब इन इलाकों पर भी किसी वक्त भी जारियत जन्म ले सकती है। और भारत ने जब इतनी ताकत का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन वो पहला मुल्क था जिसने भारत पर पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया था। इस वक्त भारत ने इस मामले को तो मुकम्मल इग्नोर किया। आने वाले वक्त में यूक्रेन के साथ अपने सफारती और तजारती ताल्लुकात भी मजबूत कर लिए। दूसरी तरफ यूक्रेन और पाकिस्तान के दरमियान भी दिफाई राब्ते, और इसके अलावा पाकिस्तान अपनी ज़रूरत के लिए यूक्रेन से गंदम भी लेता है। यूक्रेन ने पाकिस्तान को अब तक $1.5 अरब के बराबर असला भी फराहम किया, जिसमें 80 टैंक भी शामिल हैं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ताल्लुकात होने के बावजूद यूक्रेन ने कभी भी कश्मीर के मामले में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की। और अब जब अमेरिका और इसके इत्तेहादी यानी नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं तो यहाँ के सियासी और सफारती हालात काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मशरकी वस्ती एशिया के ममालिक जो हैं मिलकर एक ब्लॉक बनते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका, भारत और मगरबी ममालिक का एक अलग ब्लॉक है। यानी जनूबी एशिया में भारत के अलावा सभी ममालिक चाइना और रूस के करीब हैं। यही वजह है कि जब रशियन अफवाज यूक्रेन की जानिब पेशकदमी कर रही थी और हमारे वज़ीर आज़म रशिया के दौरे पर पहुँच कर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करे तो भारत की इसकी बहुत तकलीफ थी, और यूक्रेन और नेटो ममालिक ने भी इस दौरे की खूब मुखालफत की। लेकिन जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से रूस पर दबाव डाल के जंग बंद कराने की अपील की तो उससे भारत ने चुप साध ली।
اب ویسے تو پاکستان اور بھارت نے رشیا اور یوکرین کے معاملے میں یہ سٹانس لیا کہ فوج کشی کی بجائے بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن پوری دنیا جانتی ہے کہ رشیا اور یوکرین طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایک پرانا تنازع مسئلہ کشمیر موجود ہے۔ اور عمران خان کے روس کے دورے کے بعد جو ایک بیان آیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ولادمیر پوٹن کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو اٹھایا گیا اور اس مسئلے سمیت تمام متنازع مسئلوں کی بات چیت پہ زور دیا گیا۔ اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے لوگوں میں یہ امید ہو گئی کہ عمران خان کے روس کے دورے، افغانستان میں طالبان کی حکومت اور یوکرین کی بدلتی صورتحال کے بعد پاکستان شاید اب اس پوزیشن میں ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کر سکتا ہے۔ دوسری جانب بھارت میں انتہا پسند ہندو تنظیموں کے کئی کارکنوں نے مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں پہ شور مچانا شروع کر دیا کہ مودی سرکار کو چاہیے کہ رشیا کی طرح پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر حملہ کر کے اسی طرح سے قبضہ کر لے جیسے روس یوکرین میں کر رہا ہے۔ ساتھ ہی نریندر مودی اور امت شاہ سمیت بھارتیہ جنتا پارٹی کے کئی رہنما بھی بھارتی پارلیمان میں اس بات کو کئی بار دہرا چکے ہیں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر چھین لیں گے، اور ایسی رپورٹ بھی موجود ہے کہ اگلا پارلیمانی انتخابات یعنی 2024 سے پہلے بی جے پی کی حکومت حملہ کرنے والی تھی، لیکن لداخ میں چائنا کے ساتھ بھارتی تنازع نے اس معاملے کو اس وقت ٹال دیا تھا، جس کی وجہ سے اب دنیا کو ڈر ہے کہ کہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو چائنا پہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ بھارت اور چائنا کے درمیان معاملات بھی خراب ہیں۔ بھارت نے لداخ اور اروناچل پردیش پر قبضہ کر کے وہاں اپنی افواج کی تعداد میں اضافہ کر دیا ہے، جس حوالے سے چائنا کا یہ موقف ہے کہ اروناچل پردیش پر بھارت نے ناجائز قبضہ کیا۔ دوسری طرف بھارت کہتا ہے کہ چائنا نے اروناچل پردیش سے ملحقہ علاقے عسکری انفراسٹرکچر کھڑا کر کے بھارت کو چیلنج کیا، جبکہ چائنا کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ چائنا اور تائیوان کا تنازع پھر سر اٹھا سکتا ہے، چائنا تائیوان پہ حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس تمام صورتحال میں صاف ظاہر ہے کہ رشیا اور یوکرین کے بعد ایک طرف دنیا دو حصوں میں بٹ چکی ہے، دوسری جانب اب کئی پرانے تنازعات بھی دوبارہ تازہ ہو رہے ہیں، اور یہ تنازعات زیادہ تر جنوبی ایشیائی خطے کے ایٹمی ممالک کے درمیان، اور اس طرح اگر کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ لڑائی دو ممالک میں تو رہے گی نہیں بلکہ دو بلاکس کی لڑائی ہوگی، اور اگلا مارکا ساؤتھ ایشیا ہوگا جو کہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ صورتحال کیا ہے، صورتحال کیسے چینج ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا وقتاً فوقتاً۔ آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔ کئی سالوں سے کھرا سچ آپ کے لیے لے کے آ رہا ہے انویسٹیگیٹو پروگرام۔ ہم نے سینکڑوں سبجیکٹس کے اوپر ہزاروں شوز جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کے آئے، لیکن اب بہت سی باتیں ہیں جو ٹیلی ویژن پہ نہیں کی جا سکتی، لیکن سوشل میڈیا پہ ہم ضرور کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب چینل مبشر لقمان آفیشیل، اس کو اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ اس پہ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے، تو آپ انشور کریں گے اس بات کو کہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں، نیوز ہیں، ویوز ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں، اور وہ باتیں جو آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ آپ کو یہاں پہ ملیں گی انشاءاللہ۔